मद्यपान एवं धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस कहानी के सभी चरित्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। वास्तविकता के साथ कोई मेल सिर्फ एक संयोग होगा। फोल्डिंग खटिए पर चादर ओढ़े टीन की छत पर गिरती बारिश की आवाज सुनने का एक अलग ही मजा है। इस समय अगर एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाएगा। मैं जिस कमरे में लेटा हूँ उसकी छत टीन की है। झरझर करके उस पर गिर रही हैं बारिश की बूंदें। लेकिन गर्म चाय मिलना इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि चाय बनाने के लिए उठना पड़ेगा मुझे ही, और मुझे उठने का मन नहीं हो रहा है। 1 महीना हो गया कोलकाता में मामा के घर रहने आया हूँ, लेकिन अभी तक नौकरी चाकरी का कोई अता पता नहीं है। घर लगभग खाली ही है। 3 मंजिला बड़ी इमारत में रहने वाले लोग बस मैं और मेरी दादी शांति बाला देवी। नाम ऐसा है तो क्या, शांति का नामो निशान तक नहीं है उनके जीवन में। शाम से उनकी कोई आवाज सुनाई नहीं देने पर भी सुबह होते ही उनकी चीख पुकार से कौओं की भी नो एंट्री हो जाती है। मेरे 3 मामा हैं। 2 मामा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और एक मामा ने लगभग 10 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। माँ से सुना था कि वो एक विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन जीवन भर कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। अब इस मकान के सभी कमरे ही बंद पड़े हैं। मेरी माँ को मेरे नाना जी ने शादी में बहुत सारे गहने दिए थे। पुराने ज़माने में पिता अपनी बेटियों की शादी में खूब खर्चा करते थे, इसीलिए संपत्ति में उन्हें हिस्सा विस्सा नहीं देते थे। मेरी माँ के साथ भी ये ही हुआ। हमने अपना पूरा जीवन बिताया है बर्धमान में। पिता रेलवे में कर्मचारी थे। बीए पास करने के बाद भी बर्धमान में कोई नौकरी नहीं मिल पाई, इसीलिए चला आया था कोलकाता। माँ का इस मकान में कोई कमरा नहीं होने के कारण मैं ठहरा हूँ अपने विद्वान मामा के स्टडी रूम में। इसे स्टूडियो भी कहा जा सकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की गुड़ियों और हाथ से बनी तस्वीरों से कमरा भरा पड़ा है। लंबे समय तक उपयोग में न रहने के कारण ये कमरा धूल और जाले से भरा तो था ही, साथ ही कबूतरों ने भी यहाँ घोंसले बना लिए थे। आदमी बुलाकर साफ सफाई करवा के रहने लायक बनाया गया है। टीन की छत के कारण बहुत समस्या है। दिन में जैसी गर्मी, रात में वैसी ही उमस। इसी कमरे में मामा ने आत्महत्या की थी या नहीं पता नहीं। दिन भर नौकरी की दौड़ भाग में जो मेहनत होती है, रात में इन सब बातों को जानने की इच्छा नहीं होती। खाना खाता हूँ मोहल्ले के मोड़ पर खाने के होटल में 2 वक्त। चाय नाश्ते के लिए एक जनता स्टोव खरीद लिया है, उसी से काम चल जाता है बढ़िया। दादी के मामलों में मैं नहीं पड़ता। इतनी चिड़चिड़ी है कि उनके खुद के बेटों ने उन्हें अपने पास नहीं रखा। तब भी उनके दिए छत के नीचे रहता हूँ, इसीलिए दिन में आते जाते वक्त एक बार खबर ले लेता हूँ बस। बारिश शायद इंसान को आलसी या रहस्य खोजने वाला बना देती है, इसीलिए बारिश के दिनों में कुछ लोग चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेटकर रहस्यमयी या डरावनी कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ, लेकिन समस्या ये है कि इस कमरे में मेरी नज़र में कोई किताब नहीं आई। कुछ टीन के बक्से ज़रूर देखे हैं, लेकिन किसी और के कमरे में किसी और चीज़ को छूने में बहुत संकोच होता है, इसलिए उसमें क्या है जानने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन वो जो मैंने कहा, बारिश इंसान को रहस्य खोजने वाला बना देती है। मुझे भी बना दिया है शायद। टीन के बक्से को खोलकर देखूं उसमें क्या है। आलस्य को दूर करके बिस्तर से उठकर चाय बनाई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, लगता है आसमान फट गया है। पाउडर दूध और बहुत सारी चीनी डालकर चाय बनाई है। वाह, क्या बनी है, जैसे अमृत।
चाय पीते पीते एक बीड़ी जलाते ही बुरी इच्छा मन में जाग गई। मंझले मामा के टीन के बक्से में क्या है देखने की उत्सुकता से दो एक कदम बक्से की ओर बढ़ा। बक्से पर पुराने जमाने का एक ताला लटक रहा है। एक बार खींचते ही कच की आवाज से ताला खुल गया। चीजों पर डैंप लगने की गंध रहने पर भी सब कुछ सुरक्षित था। मॉडर्न आर्ट पर 2-3 किताबें, यूरोपीय कला की एक किताब, कुछ तेल रंगों की कैन, एक सेट ब्रश और एक डायरी। ये सब छोड़कर कुछ भी नहीं था बक्से में। मैं ढूंढने गया था रहस्य। मैं प्योर आर्ट्स का छात्र हूँ। मॉडर्न आर्ट या यूरोपीय आर्ट मुझे आकर्षित नहीं करेगी, ये स्वाभाविक था। आखिर में सोचा डायरी खोलकर ही बैठूं। घिसी हुई लिखावट में लिखी पहली लाइन ही मेरी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए काफी थी। मुझे रहस्य की गंध मिली। लिखा है, भूत पिशाच ये सब मैं कुछ भी नहीं मानता, फिर भी जो मेरे साथ हो रहा है उसका क्या अर्थ है। बीड़ी के अंतिम हिस्से को राखदानी में डालते हुए पढ़ना शुरू किया मामा की डायरी। डायरी में जो लिखा है उसे कहानी के जैसे ही बताऊंगा। अब डायरी को देखकर लगता है ये 10-12 साल से अधिक पुरानी नहीं है, भले ही साल प्रिंटेड है 2001। डायरी 16 साल पुरानी होने पर भी लिखी गई है 2005-6 साल में। कोई तारीख वारीख नहीं दी गई है। ट्रंक के अंदर बहुत समय तक रहने के कारण डायरी पर आई है एक लाल चटक रंग। डायरी लिखी गई है कहानी के रूप में, मतलब डायरी इंसान जिस तरह लिखता है उस तरह से लिखी नहीं गई है। खैर, उल्टी सीधी बात न करके डायरी की लिखावट पर मन लगाता हूं। मामा लिखते हैं, सुबह नींद खुली कोयल की आवाज से, लगा बसंत आ गया। कुछ दिनों से मन भी बहुत खुश है। खुश रहने का कोई कारण नहीं, फिर भी खुश। सुबह से ऐसा ही लगता है, शाम होने पर नहीं लगता। तब डर लगने लगता है। स्टडी रूम में जाने का मन नहीं करता। वो मुझे हमेशा परेशान करती है। इंसान के तौर पर मैं पूरी तरह असफल हूं, इस भाव को एकमात्र उसके पास जाने से ही मैं भूल जाता हूं। फिर भी उससे डर क्यों लगता है समझ नहीं आता। मेरे अलावा उसे कोई देख नहीं सकता, यही डर का असली कारण हो सकता है। वैसे मैं खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हूं। मेरे आर्ट कॉलेज का समय खत्म होने के बाद से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अपनी मौजूदा हालत किसी को बता नहीं सकता। लोग ये सब सुनेंगे तो सोचेंगे मैं बिल्कुल पागल हूं। 1 साल पहले की मेरी एक विदेश यात्रा ने बुलाया है इस अभिशाप को। मध्ययुगीन बर्बरता पर काम करके अचानक प्रसिद्धि की चोटी तक पहुंचने की लालसा ने मुझे इस अंधकारमय दुनिया में खींच लिया। मेरी हताशा ही इसका मुख्य कारण है। हताश लोग गलतियां करते हैं बहुत। मैं भी अपनी हताशा के बीच इटालियन कला के मोह में बना बैठा उसको। मैंने उसका निर्माण कार्य जब समाप्त किया, मैंने अपनी बनाई हुई मूर्ति के बारे में सोचा था शायद वो कोई देवी ही होगी, लेकिन गलतफहमी दूर हुई 2 दिन बाद से, जब मैंने देखा कि मेरे स्टडी रूम में मच्छर, मक्खियां, कॉकरोच, छिपकलियां और यहां तक कि चूहे भी गायब हो रहे थे। कमरे की आबोहवा में अचानक बदलाव भी एक असामान्य घटना है। सर्दी के जाने के बाद बसंत के आने पर भी मेरी स्टडी हो जाती है नर्क के जैसी ठंडी। हालांकि नर्क ठंडी जगह है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मरे हुए चूहों की गंध और हर सुबह कटे फटे उनके शरीर ने मुझे
सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैंने रात में स्टडी रूम में सोना शुरू किया। कीड़े मकोड़ों की ऐसी मौत का कारण मुझे जानना होगा। अपमान और आर्थिक तंगी ने मेरी भावनाओं को कुंद कर दिया है। मेरा गुस्सा, घृणा और आकांक्षा खत्म हो गए हैं। उसे देखकर जितना डरना चाहिए था उतना डरा नहीं शायद। एक पूर्णिमा की रात जब कमरे में चांदनी भरी हुई थी, मैंने देखा उसे। सांप के जैसी उसकी आंखें चमक रही थी और उसके मुंह से एक हिंसक गुर्राहट निकल रही थी। उसका शरीर सफेद था, काले पोशाक पहने हुए। उसके नाखून चील के पंजों के जैसे तेज। होठों पर सूख गया था लगा हुआ खून। पूरे कमरे में वो तेजी से इधर उधर घूम रही थी। अपना शिकार वो ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद ही कमरे के कोने से आ रही झींगुर की आवाज बंद हो गई। उसे अपना शिकार मिल गया था और नहीं देख पाया उसे। अगले दिन मैंने सोचने की कोशिश की, वो मुझे मिली कैसे? किस अभागे पल में मेरे दिमाग में जागी ऐसी एक मूर्ति बनाने की इच्छा? जवाब आने लगे खुद ब खुद। कोलकाता जैसे शहर में लॉबी की पकड़ ना हो तो टिक पाना मुश्किल है। बड़े बड़े कलाकारों के बीच मैं भी टिक नहीं पाया। आर्ट कॉलेज की डिग्री ने मेरी किसी तरह से कोई मदद नहीं की। साल में 2-4 छोटी मोटी प्रदर्शनी मुझे वैसा सम्मान नहीं दिला सकी। साल भर में शायद एक ही मॉडल या तस्वीर बेची, जिससे गुजारा नहीं चल पाया। अपनों के बीच बेइज्जत होकर जीने का मन नहीं था, इसीलिए विज्ञापन में चित्र बनाने का काम शुरू कर दिया। वहीं पर काम करते करते जब निराशा ने मुझे जकड़ लिया, तब मेरी मुलाकात हुई रॉजर पाब्लो के साथ। उसके साथ परिचय हुआ एक प्रदर्शनी देखने के दौरान। उस लड़के का घर इटली के रोम में था और उसके पिता का वहां स्कल्पचर का बड़ा कारोबार था। बातों बातों में हमारे बीच दोस्ती हो गई। एक दिन उसे अपने स्टडी में आमंत्रित भी किया। दो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले मनुष्यों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। वो एक बार विदेशी शराब भी लेकर आया था, मुझे याद है। वो पीते पीते देर रात तक हमारी बातें होती रही। मेरे आर्ट वर्क की बहुत प्रशंसा की उसने। मेरी बनाई हुई पिकासो की द ओल्ड गिटारिस्ट की कॉपी, द ड्रीम की कॉपी, साल्वाडोर डाली की द बर्निंग जिराफ की कॉपी या क्राइस्ट ऑफ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस देखकर वो अभिभूत हो गया। मेरी बनाई हुई कुछ मूर्तियां उसने बहुत मन लगाकर देखी। इसके अलावा थी मेरी अपनी बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स। मैंने प्रकृति और मां काली को लेकर बहुत से आर्ट वर्क किए थे, जिसे इस देश में किसी ने सम्मान नहीं दिया। लेकिन पाब्लो उन सब को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। उसने कहा, इन सब डार्क आर्ट की रोम में बहुत कद्र है। बहुत से यूरो खर्च करके वहां के धनवान लोग इनको खरीद कर ले जाते हैं। मुझे उसने आमंत्रित किया अपने देश में। उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि विदेश जाकर प्रसिद्ध चित्रकारों का काम देखूं। मेरे लिए उसका ये ऑफर आशीर्वाद के समान था। मैंने भी हां कर दी। उससे मुझे मिले हुए कुछ महीने बीत गए थे। मुझे आमंत्रित करके अगर वो भूल जाता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अकेले इटली जाकर उससे मुलाकात करूं। एक दिन ऑफिस से लौटा हूं, एक क्लाइंट का काम लेकर बैठा था पूरे मन से। भैया ने अचानक कमरे का दरवाजा खटखटाया। बाहर निकलते ही मेरे हाथ पर एक लिफाफा रख दिया और बोले,
तेरा एक कुरियर आया है रोम से। कमरे में आकर उस लिफाफे को खोलकर मैंने देखा। 1 महीने बाद के डेट की एक प्लेन की टिकट, साथ में 2 लाइन की एक चिट्ठी। उस पर लिखा था, दोस्त, तुम्हारे लिए एक अच्छे काम का ऑफर है, यहाँ पर चले आओ। टिकट भेज दिया है, साथ में पता भी। उसके बाद 1 महीने तक वीजा और पासपोर्ट की दौड़ भाग करके मिल गया मुझे इटली जाने का ग्रीन सिग्नल। कांच के जैसा शहर था रोम। शिल्पकला, स्थापत्य के नमूने चारों तरफ बिखरे पड़े थे। पाब्लो परिवार ने मेरी बहुत खातिरदारी की। 2 दिन सिर्फ घूमने फिरने में ही बीते मेरे। रोम के नेशनल म्यूजियम के अंदर जाकर खो गया शिल्पकला के जगत में। अगस्त के समय का कामकाज गियान लोरेंजो बर्लिनी के आर्टवर्क ने पागल कर दिया मुझे। लेकिन इतने आनंद के समय में मुझे पता नहीं चला मेरे सुख के दिन खत्म होने वाले हैं। दूसरे दिन मैंने मुलाकात की रॉजर के पिता पाओलिनी के साथ। मुलाकात करवाई रॉजर ने ही। उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया। 1600 के दशक में इटली में डार्क आर्ट का प्रचलन खूब बढ़ा था। कुछ बहुत से शिल्पकार अपनी बनाई हुई कृतियों के कारण अमर हो गए थे। मुझे उन्हीं शिल्प कलाओं की कॉपी या डमी तैयार करनी होगी। हर एक पेंटिंग के लिए मुझे मिलेंगे 2000 यूरो। ऑफर बुरा नहीं था, इसीलिए मैं भी राजी हो गया। मेरे पास इस समय आ पहुंची एक असाधारण पेंटिंग। आर्टिस्ट का नाम साल्वाडोर रोचा। पेंटिंग का नाम विचेस एट देयर इनकंटेशन। और दूसरी पेंटिंग थी द विच। पहले पेंटिंग का नाम ही बहुत डरावना था, प्रेतनी का जादू मंत्र उच्चारण। पेंटिंग देखने से भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। पेड़ से लटक रही प्रेत की लाश, चारों तरफ प्रेत और पिशाच एक प्रेतनी को घेर कर उनका नर्क अनुष्ठान कर रहे थे। 2-3 दिन समय लेकर उस पेंटिंग की कॉपी मैंने तैयार कर ली और हाथों में कड़कड़ाते 2000 यूरो आते ही मन बहुत प्रसन्न हो गया। बार बार ये लगने लगा, रोम शहर में अगर रह पाऊं तो मेरे काम को सम्मान मिलने लगेगा। जिसकी अमर सृष्टि ने मुझे यहां रोजगार दिया था, उसके संबंध में जानने की इच्छा हुई। एक कैब भाड़े पर लेकर पूरा दिन घूमा। सिक्सटीन चैपल, वेटिकन म्यूजियम, पियाज़ा नावोना, सेंट पीटर्स बेसिलिका, ग्लैडिएटर्स की युद्ध भूमि, क्लोजियम। रॉजर ने जुगाड़ करके दी डार्क आर्ट पर लिखी हुई एक किताब। किसी तरह ढूंढ के निकाला साल्वाडोर रोचा को। पढ़ना शुरू किया उसकी संक्षिप्त जीवनी। इस महान शिल्पकार ने 1615 में आर्नेला में एक साधारण परिवार में जन्म लिया था। बचपन से ही वे थोड़ा बेनियम किस्म के थे। उनके पिता उन्हें वकील या प्रीस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन उनको रुचि थी शिल्प और साहित्य में। मात्र 17 साल की उम्र में पिता की मृत्यु हो जाने पर 5 भाई बहन के परिवार के साथ मां बहुत बड़ी विपदा में पड़ गई। पूरा परिवार उन पर ही निर्भर हो गया। इतनी मुश्किल घड़ी में भी उनके शिल्प का काम रुका नहीं रुका उनका लेखन कार्य। 1634 और 35 के समय शुरू हुआ उनका अलग तरह का पेंटिंग बनाना। उस समय उनके हाथों से बना एक एक मास्टरपीस, रोमांटिक लैंडस्केप, विच सीरीज, डेमोक्रिटोस, मॉन्क्स फिशिंग, एलिगोरी ऑफ फॉर्च्यून, इन सभी ने उनको पहुंचा दिया ख्याति की शिखर पर। उनके प्रति मेरे आकर्षण का मुख्य कारण था उनका डार्क आर्ट। इसके पीछे उनका इंस्पिरेशन क्या था, ये उनके संक्षिप्त जीवनी में नहीं मिला। लेकिन उनकी मृत्यु का कारण मुझे थोड़ा रहस्यमय लगा। 1673 के मार्च के महीने में उनकी
मृत्यु हुई। इसके 1 साल पहले से वो भुगत रहे थे एक भयंकर चर्म रोग से, जिसे हम इडिमा कहते हैं। हाथ पैर फूल जाते हैं इस रोग में। उनका काम मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने मन ही मन तय किया, अब से कॉपी वर्क के अलावा जो भी करूंगा वो सब डार्क आर्ट ही होगा। ध्यान दिया दूसरी पेंटिंग की तरफ। विच सीरीज की दूसरी पेंटिंग भी देखने में डरावनी ही थी। मैंने कॉपी करने का काम जल्दी से खत्म किया। इस बीच रॉजर मुझे एक बार भी मिलने नहीं आया। क्लाइंट सपोर्ट करना बहुत ही कठिन काम है, व्यस्त रहना ही होगा उसे। 2 दिन में काम खत्म करके जब पाउलिनी के ऑफिस में मिलने गया तो मैं पड़ गया बहुत बड़ी मुसीबत में। दरवाजे पर लटक रहा था एक बड़ा सा ताला। पास के दुकानदार से इस बारे में पूछने पर उसने दी एक बुरी खबर। ये पाउलिनी और उसका बेटा रॉजर एक ऊंचे दर्जे के चोर थे। ये तरह तरह के आर्ट असली बताकर ऊंचे दाम पर बेचते थे, जो पूरी तरह नकली या कॉपी की हुई होती थी। जीवन में संग्राम करके जो शिल्पकार जिंदा बचे हैं, उनकी दयनीयता का फायदा उठाकर ये दोनों बाप बेटे उनसे उनकी कलाकृति 1-2 हजार यूरो में खरीद लेते थे और उन्हें असली बताकर बेचते थे 80-90 हजार यूरो में। 2-1 दिन पहले ही एक धन कुबेर ने उनसे एक पेंटिंग खरीदी। बाद में उसे जांच परख कर देखा वो नकली था और उसी की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था दोनों पाब्लो, बाप और बेटे को। मेरी हालत तब दिशाहारा हो गई थी। भगवान ने एक मौका देकर छीन लिया। मैंने पाब्लोस को ढूंढने की कोशिश नहीं की। अगर रोत्सा की पेंटिंग की कॉपी बनाने के कारण गिरफ्तार हो गया, विदेशी धरती में कौन बचाता मुझे? भारतीय मुद्रा के हिसाब से मेरे पास तब भी 1,40,000 रुपए थे। लौट आया अपने देश। घर लौटने में खर्च हुए लगभग 25,000 और बाकी मैंने जमा कर दिए बैंक में। मेरे बैग में तब भी रोत्सा की वो पेंटिंग थी, द विच। कोलकाता लौटकर नौकरी ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई। एक एक कर बेचने लगा अपनी कलाकृतियों को। एक रात अपने ही मन से क्ले और लकड़ी से शुरू किया काम। रोत्सा की पेंटिंग द विच की नकल करके एक मूर्ति बनाने की बहुत इच्छा हुई। 6 दिन की मेहनत करके तैयार कर दी 2 फुट की मूर्ति। ब्रॉन्ज कलर से फिनिशिंग किया। 7वें दिन पूरी रात चला पेंटिंग का काम। भोर रात में जब रंग करने का काम लगभग पूरा हो चुका था, तब ब्लेड से मूर्ति के पैर के पास फिनिशिंग करते हुए मेरा अंगूठा कट गया। मूर्ति के दोनों पैर खून से नहा गए। अंगूठे को बहुत देर तक रुई और डेटॉल से दबाकर रखने के बाद खून बंद हुआ। ब्रॉन्ज कलर की विभत्स डायन मूर्ति के पैरों पर सूख गए खून के दाग और भी भयानक दिखा रहे थे मूर्ति को। रुई और अल्कोहल लगाकर बहुत सावधानी से मूर्ति के पैरों को साफ किया, नहीं तो रंग या क्ले को नुकसान पहुंचता। और इसके कुछ दिन बाद से ही शुरू हुआ मेरे कमरे में कीड़े मकोड़ों का सफाया। उसे देखने के बाद मुझे डर जरूर लगा था, लेकिन वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उसके बाद फिर एक रात मैं उस पिशाचिनी को देख नहीं पाया। शायद मुझे हेलुसिनेशन हो रहा था। देखा एक सुंदर युवती को, वो खिड़की की रॉड पकड़कर खड़ी थी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। असाधारण सुंदर था उसके शरीर का एक एक भाग। उसे पाने की कामना हुई। वो बिना कुछ बोले मेरे पास आकर सो गई। समझ में नहीं आया
वो मेरे मन की बात कैसे जान गई। एक नैसर्गिक आनंद में मेरी पूरी रात कटी। शरीर का सुख किसे कहते हैं उसने समझा दिया मुझे। इसके बाद हर पूर्णिमा को हम दोनों शारीरिक सुख के सागर में डूबने लगे। उसे एक नाम भी दिया मैंने, रात परी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनीष मुखोपाध्याय की रचना का हिंदी रूपांतर रात परी। अब तक आप कहानी सुन रहे हैं, इसका मतलब आपको कहानी अच्छी लगी है। तब एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी बनता है, क्यों? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई कहानियों के नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हमें नई और रोचक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। क्या किया उस डायन मूर्ति ने विक्रम के साथ? बक्से के अंदर कितनी दौलत थी? जानने के लिए सुनते हैं आगे। इसके बाद पेज दर पेज मामा ने लिखी है उस मूर्ति के साथ उनके मिलन की बात, मंझले मामा के कामकाज और उन्नति की बात। बारिश बाहर थोड़ी कम हुई है। घड़ी में देखा रात के 2:30 बज गए थे। डायरी बिना खत्म किए नींद भी नहीं आ रही थी। मंझले मामा के मिलन की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं आखिर में क्या हुआ, या वो मूर्ति ही कहाँ गई। और 2-4 पन्ने पढ़ने के बाद मेरी दिलचस्पी फिर से जाग गई। मामा लिखते हैं, मेरी शारीरिक क्षमता उससे बहुत कम है। वो तो मानव ही नहीं है, वो नरक की पिशाचिनी है। उसके साथ मिलन करते हुए रोज रात को रक्तपात होने लगा है मुझे। आजकल ये सिर्फ पूर्णिमा की रात में ही नहीं होता, वो रोज रात को आती है और मुझे तृप्त करना होता है उसे। इस तरह मैं सूख कर मर जाऊंगा। कामकाज सब बंद हो गया है, ऐसा कि अब कमरे से भी नहीं निकलता मैं दिखने में बिल्कुल कमजोर हो गया हूं। सब देखकर डरते हैं मुझसे। उसके शरीर की भूख मिट जाने पर मेरे शरीर से चूस लेती है मेरा खून, काट कर नोच लेती है मेरा मांस। बाहर जाना हो तो पूरा शरीर चादर से ढक कर जाना पड़ता है। मुझसे अब और नहीं हो रहा है। हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे मृत्यु दो। डायरी लगभग खत्म होने को आ रही है। अब मुझे भी थोड़ा सा डर सा लग रहा है। पता नहीं आखिरी पन्ने पर क्या लिखा है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है इसी कमरे में हुआ है। डरते हुए हाथों से आखिरी पन्ना पलटाया। लिखा है, ऐ मेरी आने वाली पीढ़ी, मैं उसे बंद करके जा रहा हूं 2 फीट बाय 3 फीट के एक टीन के बक्से में। मेरा मन कह रहा है बंद रहने की हालत में वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जो इसे मुक्त करेगा उसके लिए कह रहा हूं, उसे मिट्टी में गाड़ देना। उसके पास ही मेरे जीवन की कमाई सारी दौलत रख कर जा रहा हूं। जो इसे मुक्त करेगा वो इस दौलत का मालिक होगा। आज अमावस्या है। आज मेरी मृत्यु रात है। आज मैं अपने आत्म बलिदान से धो दूंगा उसे निर्माण करने का पाप। जो मेरी इस डायरी को ढूंढ कर पढ़ेगा, ये उसे कहे जा रहा हूं, ये डायरी जिस टीन के बक्से में मिली है उसके नीचे एक बड़ा ट्रंक है। मेरी मृत्यु का कारण जो प्राणी है वो है इस ट्रंक के अंदर। अलविदा। यही खत्म हो गई मंझले मामा की डायरी। बहुत डर लगने लगा मुझे। सारे बदन पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही दादी के पास गया।
दादी ने मेरा चेहरा देखकर कहा, तेरा चेहरा काला क्यों पड़ गया है? सोया नहीं रात को? मैं हंसा। सच में कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे कुछ सवाल हैं दादी। बहुत काम है मुझे, समय खराब मत कर। अच्छा, मंझले मामा की मौत कैसे हुई? दादी ने आंखें छोटी करके कुछ देर तक देखा मुझे। कोई जवाब नहीं। ऐसा लगा जैसे उन्हें परेशान कर दिया था मैंने। साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी दादी ने। उसके बाद कहना शुरू किया, देख, बिल्ली की माँ बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है और बड़े होकर वो सब भाग जाते हैं माँ को छोड़कर। तेरे दादाजी चले गए और मुझे छोड़ गए उनके भरोसे। भाग गए सब। बस ये सपन ही मेरा ख्याल रखता था। उसे भी भूत ने पकड़ लिया। भूत ने पकड़ लिया मतलब? क्या बोलूं, भूत ने ही तो पकड़ा था। इतने गर्मी में आदमी जितने कम कपड़े पहने तो बचे, और वो हर समय चादर ओढ़े ही रहता था। रात बेरात अचानक चिल्लाने लगता था। आखिर अपना गला ही काट लिया। क्या? अपना ही गला काट लिया? हाँ, गला ही तो काटा था। श्रावण महीने के एक रात मेरे पास आकर बोला, माँ खाने को दो। मैंने कहा, बेटा आखिर बुद्धि जागी तेरी? धीरे से हंसने लगा। मैंने खाना दिया। उसने पेट भर के आनंद से खाया। उसके बाद सीधे अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन शाम तक दरवाजा नहीं खोला तो मैंने पास के मकान से दीनू को बुलाया। उसने आकर दरवाजा तोड़कर देखा, पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। प्राण निकल गए थे रात में ही। खून सूख गया था। उसे प्रेत ने ही मारा है। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो अकेले इस घर में रहने में डर नहीं लगता? जिससे बड़ा प्रेत कोई नहीं है रे। मैं तो यमराज की राह देख रही हूँ। मेरा भय डर सब चला गया है। दादी को सांत्वना देकर निकल आया उनके कमरे से। मेरा अगला काम ट्रंक के ढक्कन को खोलना है, और उसे खोलने का मुख्य कारण है उस टायन मूर्ति को देखना, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मामा कितनी दौलत छोड़कर गए हैं वो देखना। मामा कहकर गए हैं, जो उनकी मूर्ति को मिट्टी में गाड़ेगा उसी के लिए वो छोड़कर जा रहे हैं अपनी सारी धन संपत्ति। बाजार में नौकरी चाकरी की जो हालत है, मामा की दौलत मिल जाए तो एक व्यवसाय तो शुरू कर पाऊंगा। तय किया, ट्रंक खोलूंगा रात को। मोहल्ले के मोड़ के होटल से खाना खाकर घर आया रात 9:30 बजे। दादी के कमरे में झांक कर देखा, गहरी नींद सो रही थी। दबे पांव से मैं अपने कमरे में आया। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अपने आप को इंडियाना जोन्स मान रहा था, जैसे एक महान रहस्य की खोज में निकला हूं। हमारे मोहल्ले के बबलू भाई ताला तोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका जानते थे। लोहे की छोटी रॉड को ताले में फंसाकर वो तोड़ देते थे दुनिया का कोई भी ताला। मैंने भी छोटे टीन के बक्से को उतारा। उसके बाद एक छोटी 1 फीट की रॉड को लेकर बड़े ट्रंक में लटके हुए पुराने जमाने के ताले में रॉड को फंसाया और लगाई ताकत। नहीं खुला। दिमाग खराब हो गया मेरा। 5 मिनट बैठकर एक बीड़ी जलाकर याद करने की कोशिश की कि बबलू भाई के ताला तोड़ने का तरीका क्या था।
याद आया, बबलू भाई ताकत लगाते थे ताले के उल्टी तरफ। इससे काम हुआ। एक आवाज करके ताला खुल गया। ढक्कन को धीरे से खोला। ढक्कन खोलते ही एक पुरानी सड़ी सी गंध आई और नाक के अंदर तक जलन महसूस हुई। एक चमड़े के बक्से के ऊपर लाल रंग के कपड़े में कुछ लिपटा के रखा हुआ है। आसपास नेफ्थलिन बॉल्स रखे हुए थे, शायद उसकी भी महक आ रही थी। एक लहसुन की कली भी दिखाई दी, वो भी सूख गए थे। लाल कपड़े से लिपटी हुई मूर्ति को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला। नीचे रखे हुए चमड़े के बक्से को भी बाहर निकाला। धीरे धीरे मूर्ति से कपड़ा हटाया। इतनी भयंकर मूर्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सिर के मुकुट में किलबिल कर रहे थे बहुत से सांप। हाथ पैर कंकाल के बने थे। मुंह से बाहर निकली हुई थी सांप के जैसी जीभ। आंखों में स्वाभाविक क्रूरता, जैसे सब कुछ ध्वंस करने के लिए ही इसका जन्म हुआ हो। हाथ में पड़ा है एक विषधर सांप। मेरी तबीयत खराब होने लगी। वो जिस हालत में रखी हुई थी उसी हालत में रख दिया। एक मूर्ति को देखकर ऐसा नहीं होना चाहिए। उल्टी आ रही थी। डर फिर से बढ़ने लगा। याद आ गई मामा के आखिरी वक्त की हालत की बात। लेकिन बक्से को खोलकर मुझे देखना ही पड़ेगा अंदर क्या है। बक्से में जंग लग गई थी। खोलने में बहुत कसरत करनी पड़ी। खोलकर देखा, एक थैली के जैसा कुछ रखा हुआ था। उसे उठाया तो कुछ भारी सा लगा। कुछ खनकने की आवाज आई। उस थैले को जैसे ही खोला, मेरी आंखें माथे पर पहुंच गई। कुछ 10 सोने के कॉइन्स थे उसके अंदर। साथ में एक छोटी सी 4 लाइन की पर्ची। उसमें लिखा था, मैं अपने जीवन की सारी धन संपत्ति को इन सोने के कॉइन्स में बदल कर जा रहा हूं, ताकि जिसे भी ये मिले उसे तकलीफ ना हो। रुपए रखकर जाता तो शायद खराब हो जाता, इसलिए ये व्यवस्था। मूर्ति बनाने के बाद किसी दैवी शक्ति के कारण मैंने अपनी बनाई हुई तस्वीर से बहुत पैसे कमाए थे। ये वही है, सपन राय चौधरी। उस पर्ची की हालत भी खराब हो गई थी। रुपए रखकर जाते तो उसकी भी हालत ऐसी ही हो जाती। मेरा डर न जाने कहां चला गया। अब मैं लगभग एक बड़ा आदमी हूं। मूर्ति के कपड़े को फिर से हटाया। मुझे जरूरत है इसकी एक तस्वीर की। डरते डरते कांपते हाथों से एक फोटो खींचा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर साहस करके अच्छे से एक तस्वीर खींची। इसका उद्देश्य बर्धमान कॉलेज में हमारे इतिहास के प्रोफेसर को इसे दिखाना, यदि वो कोई तथ्य इसके बारे में बता सकें। उसके बाद फिर से कपड़ा लपेटकर मूर्ति को यथास्थान रख दिया। चमड़े के बक्से को भी रख दिया। समस्या ये थी कि ट्रंक का ताला टूट गया था। उसकी मरम्मत इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। थैले को सिर के पास रखकर सो गया। पूरी रात पलकें तक नहीं झपका पाया। कुछ अजीब सा लग रहा था कमरे में शायद कोई टहल रहा है। ये मेरा डर हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है उस पिशाचिनी को मुक्त करने के कारण उसमें प्राण आ गए हैं। कमरे में वो ही टहल रही थी। मेरे दुर्बल मस्तिष्क में ये सब भाव पैदा हो रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं था। भोर में मुझे नींद आ गई। पॉकेट में 3 कॉइन्स लेकर मैं दादी को बताकर वर्धमान आ गया। सोने की दुकान से पता चला इन 3 कॉइन्स के मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे और सारे कॉइन्स को बेचूं तो लगभग 8-9 लाख रुपए का मालिक बन जाऊंगा।
मैं मन ही मन बहुत खुश था। मैं अभी बैठा हूँ कॉलेज के विजिटिंग रूम में। प्रोफेसर निहार सेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो इतिहास विभाग के प्रधान हैं। ब्यारा इस बीच एक भाड़ में चाय देकर चला गया। कहकर गया इंतज़ार करना पड़ेगा, सर क्लास ले रहे हैं, इसीलिए बैठा हूँ। आखिरकार क्लास खत्म होने की घंटी बजी। थोड़ा हिलडुल कर ठीक से बैठा। कभी भी आते होंगे प्रोफेसर निहार सेन। घंटी बजने के 5-7 मिनट में ही वो विजिटिंग रूम में आए। मुझे देखकर मुस्कुराए। लगा शायद पहचान गए हैं। मेरे सामने के चेयर पर बैठते हुए उन्होंने पूछा, एक स्टूडेंट लग रहे हो। ठीक पहचाने सर। तो बोलो, किस बात के लिए मिलने आए हो? सर, मेरे मंझले मामा एक शिल्पकार थे। उन्होंने एक मूर्ति बनाई थी और इसे बनाने के बाद ही वो लगभग पागल हो गए। मैं एक तस्वीर खींचकर लाया हूँ मूर्ति की। आप थोड़ा देखकर बता पाएंगे किसकी मूर्ति है? ज़रूर सर। मामा 16वीं शताब्दी के डार्क आर्ट को लेकर काम करना चाह रहे थे और उसके लिए एक बार रोम भी गए थे। सर का चेहरा देखकर ऐसा लगा उन्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। मैंने अपने मोबाइल कैमरे से खींची हुई तस्वीर को उन्हें दिखाया। हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा उन्होंने तस्वीर को। उसके बाद मेरी तरफ देख के कुछ बोलने के लिए मुंह खोले, फिर बंद कर लिया। तुम्हारा नाम क्या है? सर, विक्रम। हाँ, विक्रम। सुनो विक्रम, तुम जो तस्वीर मुझे दिखा रहे हो, ये यूरोप की एक बहुत चर्चित डायन है। नाम अफीजू या इसे एविज्यू भी बुला सकते हैं। पूर्व यूरोप के ग्रामीण परिवेश में इसका नाम लगभग सभी जानते हैं। इसे एक भयानक राक्षसी भी कह सकते हो। इसका एक ही काम है, माँ की गोद से बच्चे को छीन लेना। यूरोप के तांत्रिक इसकी साधना करके ही इसे बुलाते थे, गर्भपात कम कराने के लिए। मनुष्य के विकृत काम वासना, भयानक यौन संबंधों को ये नियंत्रित करती है। दुनिया के बहुत से देश में इसकी चर्चा होती थी। प्रचंड हिंसा और द्वेष रहता है इसमें। इसके आसपास रहना मतलब स्वयं मृत्यु के साथ घर बसाना। रक्त और शराब से अभिषेक करके इसे जागृत किया जाता था। तुम अगर थोड़ी रिसर्च करो, नेशनल लाइब्रेरी में ओविजियो का रेफरेंस मिल सकता है। प्रोफेसर निहार रुके। मैं मन ही मन सोच रहा था, उन्होंने जो कहा इसके बाद और कोई रिसर्च करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसके बाद मेरा एक ही काम है, उस मूर्ति को मिट्टी में गाड़ देना। मैं मुस्कुराकर नमस्कार करके कॉलेज से निकल गया। पूरे दिन घूम फिर कर मैंने बेची सोने की तीनों कॉइन्स। आखिर में कीमत मिली 2.5 लाख रुपए। बाकी कॉइन्स को छुपा के रखा था मामा के कमरे के अलमारी के लॉकर में। पूरे दिन घूमने के कारण शरीर थक गया था। किसी तरह 2 रोटी खाकर बिस्तर पर सो गया। लेटते ही तेज हवा चलने लगी। थकान के कारण खिड़की भी बंद करने की इच्छा नहीं हुई। लेटे लेटे देखने लगा कमरे में रखी हुई चीजों को। माँ के कमरे में आकर खिड़की बंद करते हुए कुछ कहने के पहले ही मैं गहरी नींद में सो गया था। एक बुरा सपना देखा नींद में। एक बहुत ही सुंदर लड़की खींच खींच कर मेरे सारे कपड़े उतार रही थी। उसे देखकर मेरी वासना जागनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत डर रहा था। सुबह माँ के रोने की आवाज से मेरी नींद खुली। विषय जानने के लिए माँ के कमरे में गया। माँ के कमरे में जाकर देखा पिताजी गंभीर चेहरा लेकर बैठे हुए थे। लगातार रोए जा रही थी माँ। पिताजी उठकर आए और बोले, वीरू, कोलकाता जाना है, रेडी हो जा। क्यों? मुझे तो आज ही जाना है, लेकिन इतनी हड़बड़ी क्यों है? तेरी तेरी
दादी चल बसी। मैं जैसे आसमान से गिरा। दादी को तो आते वक्त मैं ठीक ठाक ही देखा था। तेरे मामा के घर के पास वाले मकान के बिशु ने सुबह देखा तेरी दादी आंगन में गिरी पड़ी है। उसके मकान से तेरे मामा के घर का आंगन साफ साफ दिखता है। तुरंत ही पुलिस को बुलाया उसने। पुलिस ने ही मुझे और तेरे मामा को खबर भेजी है। आधे घंटे में ही कोलकाता के लिए रवाना हो गए हम लोग। मॉर्ग से बॉडी मिलते मिलते रात के 8 बज गए। इस बीच बहुत सावधानी से लोगों की आंखें बचाकर मैंने उस मूर्ति को निकाल लिया। एक अखबार में लपेटकर उसे एक बड़े प्लास्टिक बैग में रख लिया। मन ही मन तय किया, मिट्टी में गाड़ने का समय मेरे पास नहीं है। उसकी जगह गंगा में बहा देना ही सरल है। मुझे अचानक याद आया, उसे मैंने ही मुक्त किया था। दादी की अचानक मौत की जिम्मेदार वो ही तो नहीं है। पुलिस रिपोर्ट देगी 2 दिन के बाद। पहली नजर में उन्हें मैसिव हार्ट अटैक लग रहा है। जो भी हो, पुलिस को करने दीजिए पुलिस का काम। मैं करूंगा अपना काम। इस मूर्ति को और किसी की मौत का कारण बनने नहीं दिया जा सकता। हम जब बॉडी लेकर गंगा किनारे शमशान पहुंचे तब रात के 11 बज चुके थे। सभी को व्यस्त देखकर मैंने गंगा में बहा दी उस मूर्ति को। प्राण बचे। लकड़ी और क्ले की बनी होने के कारण बहुत देर तक बहते हुए देखा उसे। और किसी चीज से बनता तो अब तक डूब चुका होता। काम खत्म होते होते रात के 2 बज गए। पिताजी उस रात बर्धमान लौट नहीं पाए। छोटे मामा ने घर की चाबी माँ को दी। बड़े मामा, पिताजी और मैं लौट आए इसी घर में। छोटे मामा रहते हैं साउथ कोलकाता में अपने ससुराल में, तो वो वहीं चले गए। बड़े मामा काम के सिलसिले में रहते हैं दुर्गापुर में। हम आकर हाथ पैर धोकर अपने अपने कमरों में जाने की तैयारी करने लगे। माँ ने बहुत बार मुझे उनके साथ सोने के लिए कहा, लेकिन वो टीन की छत वाले कमरे की मुझे आदत सी हो गई है। सीढ़ी से गुनगुनाते हुए ऊपर चढ़ा और डर नहीं है, उसे मैंने बहा दिया। अब चिंता का कोई कारण भी नहीं है। निश्चिंत होकर दरवाजे को खोला। कमरे के अंदर सुंदर चांद की रोशनी छाई हुई थी। कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करके पीछे पलटते ही डर के मारे कांप गया मैं। ये क्या? एक इतनी सुंदर नग्न लड़की खड़ी है खिड़की के पास और मेरे पलंग के ऊपर वो ही मूर्ति लेटी हुई है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। हे ईश्वर, मामा ने कहा था उसे मिट्टी में गाड़ देना होगा। नहीं। आप सुन रहे थे मनीष मुखोपाध्याय की रचना का हिंदी रूपांतर रात परी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।